हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और देव एकेडमी पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में। इससे पहले इसी चैप्टर की 2 वीडियो आ चुकी हैं, उन्हें आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में आपको समझाया है, एक एक कीवर्ड को समझाया है, ठीक है ना। और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है आने वाले 10th क्लास के एग्जाम के लिए, ठीक। इसके साथ अगर आप जो है NCERT पढ़ना चाहते हैं तो मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बेसिक NCERT कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये NCERT का ही समरी वीडियो, ठीक। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद किस प्रकार से बढ़ा था, ठीक। राष्ट्रवाद का जो मतलब है वो मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, आप चाहें तो वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। यहाँ पे हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति की बात। एक प्रश्न बनता है कि औद्योगिक क्रांति विश्व में सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो ये ब्रिटेन में हुई थी, ठीक। एक प्रश्न बन गया आपका। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आर्थिक शक्ति का मतलब है ब्रिटेन जो पैसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक। आगे बात करें, राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या जो है क्रांति का परिणाम नहीं था, अपितु एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद की भावना ब्रिटेन में फैली थी। या किसी उथल पुथल का मतलब है जैसे कई बार युद्ध बड़े स्तर पर हो जाता है, ठीक है ना, या फिर मान के चलो कोई सूखा हो गई, ठीक, बाढ़ आ गई, या मान के चलो सत्ता परिवर्तित हो गई, उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना पनपी हो। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, ठीक, उसका परिणाम है। 18वीं सदी में 18वीं शताब्दी से पूर्व जो है ब्रिटेन एक राज्य नहीं था, ठीक, एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आगे बात करें, ब्रिटेन जो है साम्राज्य में, यानी कि ब्रिटेन के साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था जिसे नृजातीय कहते थे, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है आंग्ल राष्ट्र ने अपने जो है शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर जो है विस्तार आरंभ किया था। 1668 ईस्वी में संसद ने, आगे बात करें तो आगे बात की जाए 1688 ईस्वी में जो संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया था, ठीक है ना। संसद के पास सारी की सारी शक्तियाँ आ गई थी राजतंत्र से लेके, ठीक। आगे बात करते हैं 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया था, ठीक। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के आपस में मर्ज कर दिया गया और इनसे बना था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। कब बनाया गया था? 1707 ईस्वी में, ठीक। आगे बात करें, 1798 ईस्वी में हुए असफल विद्रोह के बाद जो 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था, ठीक। एंड नए ब्रिटेन के प्रतीक को, चिन्हों को खूब बढ़ाया गया था, ठीक। अब हम बात करेंगे बालकल समस्या के बारे में। तो बालकल समस्या क्या थी, ठीक। बाल्कन जो है भौगोलिक एवं जो है निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया और सर्बिया आदि ये शामिल थे, ठीक। आगे बात करें, इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव स्लाव कहा जाता। स्लाव मतलब जो गुलाम होते हैं उन्हें कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, ठीक। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? ऑटोमन साम्राज्य के, ठीक। आगे बात की जा रही बाल्कन राज्य में वह रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विकटित हो गई थी, सॉरी विस्फोटक हो गई थी, ठीक। आगे बात करें, एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। आगे बात करें, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव जो है, स्लाव यहाँ बात की जा रही गुलामों के बारे में, ठीक है। तो जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। तो बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था, ठीक। आगे बात करें, इस समय जो यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही थी, जिससे जो है यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण वहाँ युद्ध होने लगे, ठीक है ना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जिसकी परिणति यानी कि परिणाम स्वरूप जो है
प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई है। ठीक, साम्राज्यवाद क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब होता है एम्परियलिज्म। ठीक है ना, वह दृष्टिकोण है या होता है जिसके अनुसार जो कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए, कोई राष्ट्र जो है अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना जो नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य किसी भी प्रकार हो सकता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रोफेसर शर्मा के अनुसार जो है यहाँ पे प्रोफेसर शर्मा, इनके अनुसार कहा गया है साम्राज्यवाद शक्ति तथा हिंसा का प्रयोग करके विदेशी सामान को किसी भी देश पर लागू करना होता है। ठीक, साम्राज्यवाद का मतलब होता है शक्ति के साथ या फिर हिंसा के प्रयोग के बाद विदेशी सामान को जो है दूसरे देश पे लागू करना होता है। ठीक है ना, यानी कि जाकी लाठी बाकी भैंस, इस प्रकार की जो कहानी है वो साम्राज्यवाद की बात होती है। ठीक, सीटी बर्नर्स के अनुसार अगर हम बात करें साम्राज्यवाद की, तो यहाँ पे बात की जा रही है विभिन्न देश या जातियों पर एक समान कानून व समान व्यवस्था लागू करना ही साम्राज्यवाद है। ठीक, रिचर्ड सट्टन के अनुसार बात करें तो साम्राज्यवाद एक ऐसी राष्ट्रीय नीति है जो दूसरे देश अथवा उसकी संपत्ति पर अपनी शक्ति अथवा नियंत्रण का विस्तार करना चाहती है। ठीक है, साम्राज्यवाद का सिंपल मतलब है जैसे कोई दूसरा देश है और जो है जैसे मान के चलो ये यूएसए है भाई, आज की डेट में यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है ना, और ये अपना ही प्यारा इंडिया मान लो। ठीक है ना, अब यूएसए शक्ति के बल पर, आर्थिक शक्ति के बल पर, ठीक है ना, या राजनीतिक शक्ति के बल पर जो है इंडिया पे क्या बोलते हैं अपना जो है अधिकार जमाए। ठीक है ना, इंडिया पे अपना अधिकार जमाए, इंडिया को अपनी वस्तुएं बेचे। ठीक है ना, और इंडिया पे जो है अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करे, हथियार बेचे इंडिया को। इसके साथ मान के चलते इंडिया पे उसने कब्जा कर लिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ वो साम्राज्यवाद के अंतर्गत आती है। ठीक, इसी प्रकार से जो है उस टाइम पे इंग्लैंड ने किया था इंडिया के साथ, इसके साथ साथ इंग्लैंड ने जो अन्य देशों के साथ किया था। ठीक है, साम्राज्यवाद अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने में विश्वास करता है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है जैसे कोई देश है इतना, उसकी सीमाएं इतनी, ठीक है ना, और उसने पड़ोसी देश को भी हत्या लिया तो अपनी सीमाएं बढ़ा ली, फिर इधर भी उसने पड़ोसी देश को हत्या ली, फिर इधर भी बढ़ा लिया, तो अब जो देश है वो इतना बड़ा होगा। ठीक है ना, यानी कि अपने पड़ोसी देश की ज़मीन को छीन के और अपने में मिला लेना। ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें साम्राज्यवाद किसी राज्य के द्वारा जो दूसरे राज्य पर अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार होता है। अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था। आगे बात करें साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। ठीक है ना, यहाँ कह रहा है विविध राष्ट्रीय इकाइयों पर, कई एक राष्ट्रीय इकाइयों पर, ठीक है ना, और एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। ठीक, साम्राज्यवाद का मूल उद्देश्य तो आर्थिक ही होता है, परंतु कभी कभी जो सैनिक व राजनीतिक शोषण भी हो सकता है। ठीक है ना, दूसरे देश पर कब्जा कर लेना, ठीक है ना, साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। इसके साथ सैनिक अपने मतलब दूसरे देश पे जो सैनिक उतार देना, ठीक है ना, राजनीतिक प्रभुत्व जमा देना, ठीक है ना, तो ये सब साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। आगे अगर बात करें तो आगे बात की जाए साम्राज्य के सारे अंग, ठीक है, एक केंद्र शक्ति के अधीन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या रहा है साम्राज्यवाद स्थापित करने वाले देश के पास जो है अधीनस्थ राज्यों की उपेक्षा तकनीक जो है तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के अस्त्र शस्त्र होते हैं। ठीक है, राजनीतिक कौशल होता है और जो अधिक पूंजी और उत्पादन के उन्नत साधन होते। सिंपल है, देखो कोई अमीर देश गरीब देश पर अपना कब्जा जमा ले, भाई अमीर देश है, ठीक है ना, उसके पास आर्थिक दृष्टि से अमीर होगा, तकनीकी उसकी बेहतर होगी, ठीक है ना, और वो विकसित देश होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, हथियारबंद देश होगा, यानी कि आधुनिक हथियार होंगे, ठीक है ना, जो गरीब देश के पास नहीं, वो तभी वह किसी गरीब देश को जो दबा पाएगा। तो इस प्रकार की जो घटना है वो साम्राज्यवाद के अंतर्गत आती है। ठीक, साम्राज्यवादी देश केवल अपने हितों का ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करा अपने अधीन देशों का जो शोषण करते हैं। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं गरीब देशों का शोषण करते हैं। ठीक, साम्राज्यवादी देश अपने हितों की रक्षा और जो है बढ़ोतरी के लिए सब प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट करा साम्राज्यवाद का संबंध जो है राष्ट्र की विदेश नीति से होता है। ठीक, साम्राज्यवाद का उद्देश्य जो है अन्य देशों को अपने अधीन करके उनका जो शोषण करते हैं। ठीक है ना, और साम्राज्यवाद का जो प्रधान आधार सैनिक
शक्ति होता है। ठीक, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा, जैसे चाइना है, ये चाइना है, ठीक है ना, और ये अपना प्यारा भारत है। हालांकि एक सेकंड देखो, एक सेकंड, ये तो इंडिया हो गया, ठीक है ना, ये इंडिया हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से ये पूरा क्या हो गया, चाइना हो गया, और इधर आपका पाकिस्तान हो गया। अब चाइना जो पाकिस्तान में एक रोड निकाल के ले जा रहा है, ठीक है ना, रोड निकाल के ले जा रहा है। जो पावरफुल कंट्री होती हैं, ठीक है ना, जो विकसित देश होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं गरीब देशों को पहले लुभावने वाले जो एक तरह से कुछ ऐसी योजनाएं लेके आएंगे जिनसे गरीब देश जो है कह सकते हैं लालच में आ जाए, ठीक है ना, या फिर गरीब देशों को बहुत ज़्यादा ऋण दे देगी, ठीक है ना, और उच्च जो है ब्याज दर पे, जिसके कारण गरीब देश उस ब्याज को चुका नहीं पाते, ऋण को चुका नहीं पाते, ठीक है ना, और जिसके चलते गरीब देश जो है बिना इच्छा के, ठीक है ना, और इन जो अमीर देश हैं इनके जो गुलाम हो जाते हैं। ठीक, इसके साथ जो है अमीर देश इसी का फ़ायदा उठाते हुए गरीब देशों का कई बार जो है ज़मीन हथिया लेंगे, ठीक है ना, उस ब्याज दी गई है जो अमाउंट दिया गया ऋण के रूप में, उसके बदले या फिर जो अपने बल प्रयोग करके, ठीक है ना, इस प्रकार की जो जो घटनाएं देखने को मिलती है वो साम्राज्यवाद के अंतर्गत आती है। ठीक, ये अगर हम लोकल में बात करें तो लोकल में भी देख सकते हैं, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है ना, जैसे हम आम भाषा में साहूकार बोलते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को उसने कुछ लोन दे दिया, कुछ लोन के रूप में पैसे दे दिए, अब गरीब व्यक्ति ने चुका नहीं पाया, तो ये अमीर व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है ना, इसकी ज़मीन ले लेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है ना, या मान के चलो इसका कोई अचल या अचल संपत्ति है वो ले लेगा, ठीक है ना, या फिर जो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से शोषण के देखो कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, मान के चलो इसे बधुआ मजदूर बना लेगा, ठीक है, या फिर इसकी घर की बहन बेटियों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं शोषण कर रहा है, यानी कि इनके घर की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार करता है, शोषण करता है, इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जब हम जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी बड़ा देश जो है छोटे देश पे बहुत अच्छे से यानी कि इसी प्रकार के से जो है शोषण करता है। ठीक, आगे बात करें 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग जो है राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत जो है बनाने में किया जाता था। ठीक, आगे बात की जा रही है राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया है कि जैसे कोई वह व्यक्ति हो, ठीक है ना, राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। देखो ये पुरानी जो है उसके आधार पर बताया गया कि राष्ट्र को पहले किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्र को जो व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जो है जिस नारी रूप को चुना गया वह असली जीवन कोई खास महिला नहीं थी। और आगे कह रहा है यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने के लिए प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया था जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। और आगे कह रहा है इसी प्रकार जो है जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। ठीक है ना, राष्ट्र के उदय में महिलाओं का योगदान, ठीक है ना, राष्ट्र का जो उदय होगा उसमें महिलाओं का किस प्रकार से योगदान रहा है वो देखते हैं। राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया गया, ठीक, और समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु ये संघर्ष और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में जो हिस्सा लेना, ये सब काम जो है ना ये महिलाओं के लिए किया गया है। ठीक है ना, महिलाओं के लिए किया, महिलाओं के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे बात करें विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, ये जो किसका प्रतीक चिन्ह था, ये आज़ादी मिलने का प्रतीक है। ठीक, बाज छाप वाला कवच, ये जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति है। और बलूत पत्तियों का मुकुट, ये वीरता का प्रतीक है। और तलवार, ये जो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये प्रतीक है शांति की चाह का। ठीक, काला लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा है। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक, देखो नेक्स्ट पीडीएफ में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पे की गई है निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है आपको। जैसे ज्यूसेppe मैत्सिनी के बारे में, काउंट कैमिलो काबूर के बारे में, ठीक है,
आगे बात करें तो आगे बात कर रहा है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका के बारे में जो टिप्पणी की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना, और अपने शब्दों में लिखना है। जैसे यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में बात करें, जस्ट पढ़ के समझ लो, ठीक है ना। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध में क्या हुआ था, ठीक, किसकी वजह हुई, किसकी हार हुई, कहाँ पे हुआ, वो सब, ठीक, और अपने शब्दों में लिखो। ठीक, यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास के साथ क्रांतियों का युग आरंभ हुआ था। ठीक है ना, तो क्रांतियों का युग किसके साथ आरंभ हुआ था, उदारवाद और राष्ट्रवाद के विकास के साथ। ठीक, आगे बात करें 19वीं शताब्दी में और यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था। इसी प्रकार से आगे करा यूनान जो है 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है एंड अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है ना, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आओ।